संगीत सरिता। मित्रों नमस्कार। आज सुनिए सुविख्यात गायिका विदुषी मालिनी राजूरकर से व्यंकटेश गोडखिंडी की बातचीत। आकाशवाणी हैदराबाद केंद्र पर रिकॉर्ड की हुई ये बातचीत विविध भारती से पहली बार प्रसारित की गई थी वर्ष 1987 में। आइए सुनते हैं। मालिनी जी नमस्कार। नमस्कार। आपको संगीत में रुचि कैसे पैदा हुई? देखिए, आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के तो घरों घरों में स्वर्गीय बाल गंधर्व जी के कारण शास्त्रीय संगीत बहुत लोकप्रिय था। मेरे माता पिता और जो चाचा जी थे वो भी इससे बहुत प्रभावित थे, तो इस कारण शास्त्रीय संगीत में वो भी बहुत रुचि रखते थे और बचपन से ही हम सभी भाई बहनों को मतलब संगीत के संस्कार मिले। जब आप संगीत सीखने लगी तब आपकी उम्र क्या थी? ऐसे तो समझिए कि 4-5 साल की उम्र से साधारण गा बजा रहे हैं। हाँ। ऐसे बहुत ज्यादा अच्छा समझ में आता था ऐसा कुछ नहीं, पर घर में संस्कार थे, वातावरण था, तो 4-5 वर्ष की आयु से ही और स्कूल में भी हमको संगीत शिक्षा दी जाती थी, चौथी पांचवी से ही। तो तब से थोड़ी थोड़ी शालेय शिक्षा के साथ संगीत शिक्षा भी हमें मिली थी, परंतु बाद में संगीत कला का शिक्षण ये साधारण 15-16 वर्ष की आयु से अजमेर म्यूजिक कॉलेज से ग्वालियर की परीक्षा देने के निमित्त से मैंने वो प्रारंभ किया। अच्छा, आपके गुरु परंपरा के बारे में बताइए। मेरे गुरुजी ग्वालियर घराने से संबंधित है। ग्वालियर घराने के जो स्वर्गीय पंडित राजा भैया पूंछवाली जी, हाँ, बहुत बड़े गायक हो चुके हैं। मेरे गुरुजी उन्हीं के शिष्य थे। मेरे गुरुजी का नाम है स्वर्गीय श्रीयुत गोविंदराव राजूरकर जी। मैंने अजमेर म्यूजिक कॉलेज में भी इनसे ही शिक्षा प्राप्त करी। बाद में राजस्थान गवर्नमेंट की मुझे स्कॉलरशिप थी, तो उस अवधि में भी मैंने गोविंदराव राजूरकर जी से ही ग्वालियर घराने की ख्याल गायन, टप्पा और ठुमरी इनकी विधिवत शिक्षा ली। आजकल युवा पीढ़ी सुगम संगीत के प्रति ज्यादा आकर्षित है, क्या आपने भी ऐसा अनुभव किया? देखिए, हर युवा पीढ़ी को सुगम संगीत का आकर्षण रहता है। मैं भी उसको अपवाद नहीं थी और अभी भी नहीं हूँ। अच्छा। और स्वाभाविक ही है, हर युवा पीढ़ी को सुगम संगीत से लगाव रहेगा ही। ख्याल के अलावा आप ठुमरी और विशेष रूप से टप्पा भी गाती हैं। टप्पा के बारे में कुछ बताइए। हाँ, ख्याल गायन के साथ साथ मुझे ग्वालियर के टप्पा गायन की भी कुछ तालीम मिली है। टप्पा यह एक विशिष्ट प्रकार की गायन शैली है। इस गायन शैली को कहा जाता है कि पंजाब के गुलाम नबी नामक एक श्रेष्ठ गायक ने निर्माण किया और शोरी मियाँ के उपनाम से इन्होंने टप्पे रचे। शोरी मियाँ जी ने पंजाब के लोक गीतों के विशेषता ऊंट चराने वाले जो लोगों के गीतों के ढंग पर टप्पे बांधे। यह श्रृंगारिक गीत होता है और अधिकतर पंजाबी भाषा और पंजाबी ताल में ही बंधा रहता है और इसमें द्रुत गति में छोटे छोटे वर्णालंकारों से छोटी छोटी ताने बनाकर उन तानों की झड़ियों से ही इसकी गायकी बनती है। हरकत प्रधान गायकी है ये। टप्पा के गायन के लिए विशेष रियाज की आवश्यकता है। मेरा ऐसा मत है कि टप्पे की बंदिश उसके बोल एवं ताल के उचित बल के सुंदर संतुलन से बनी हुई रहती है। अतएव सर्वप्रथम टप्पे की बंदिश बहुत सुस्पष्ट रूप से गाने का अभ्यास करना चाहिए। मतलब मुझे ऐसा ही सिखाया गया है। हालांकि मुझे जब गुरुजी सिखाते थे तो मैं बहुत तंग आ जाती थी कि क्या एक टुकड़ा अपने चाल पहचानी, ये घंटों इतना ही गाना पड़ता था। उस समय तो हम उनके डर से गाते थे, पर आज उसकी उपयोग, उसका फल जो है आज मुझे समझ में आता है। उस समय तो मैं बहुत तंग आ जाती थी, पर इतनी हिम्मत नहीं थी कि गुरुजी के सामने हम कुछ कहें कि बस हो गया। एक मैकेनिकली गाना है, वो बैठे हैं सामने और हमें गाना है, इसलिए मैं गाती थी। अब ये टप्पे की जो बंदिश है एवं गायकी, ये दोनों का संतुलन साधे रहना चाहिए। इसके लिए नियमित अभ्यास की भी बहुत आवश्यकता है और गला बहुत द्रुत गति में तानों के लिए तैयार होना चाहिए और इसके साथ साथ बल पेंच लेने की भी सामर्थ्य होनी चाहिए गले में। और इसके लिए नियमित अभ्यास बहुत जरूरी है। ये भी मैं कहूंगी, गुरु के मार्गदर्शन के बगैर टप्पा बिल्कुल नहीं सीखना चाहिए। टप्पे से कंपेयर करें तो ठुमरी थोड़ा आसान मालूम पड़ता है, तो ये दोनों में क्या प्रमुख अंतर है? ठुमरी थोड़ा विलंबित स्वरूप में चलती है, एक भावपूर्ण संत गायकी है और टप्पे का जो स्वभाव है, टप्पे की जो गायन शैली है वो चपल शैली का गायन है। तो संक्षेप में हम ऐसे कह सकते हैं कि टप्पे को ठुमरी का द्रुत स्वरूप कह सकते हैं। आम जनता में संगीत के प्रति रुचि पैदा करने में कलाकार और श्रोताओं को क्या क्या करना होगा? देखिए, आम जनता में रुचि पैदा करने के लिए है, किसी एक के प्रयत्न से ये नहीं होने वाला है। इसका उत्तरदायित्व कलाकार, श्रोता, सरकार या सरकारी संस्थाएं, प्राइवेट संस्थाएं सभी पर अवलंबित है। कलाकारों की दृष्टि से ऐसा होगा कि कलाकार जब अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं तो कला के जो दो पक्ष हैं, भाव पक्ष और शास्त्र पक्ष,
अधिकतर शास्त्र पक्ष गाने से जो आम जनता है उनको पसंद नहीं करते, उनको रुचि नहीं उत्पन्न रहती है या तंग आ जाते हैं, बोर हो जाते हैं। तो कलाकार को चाहिए कि अपना शास्त्र पक्ष कायम रखते हुए, उसको न बिगाड़ते हुए भी रंजक बनाकर भाव पक्ष से सुस्पष्ट शब्दों में काव्य अच्छा, उसके जो बंदिश है के बोल हैं वो अच्छी तरह से गा के अर्थ समझा के अगर गाएं तो शायद आम जनता उसमें ज्यादा रुचि ले सकती है। श्रोताओं का क्या है कि श्रोता लोग क्लासिकल संगीत नहीं सुनना है, इस मतलब मेंटालिटी से तो गाना नहीं हो सकता है, उनको भी थोड़ी थोड़ी सुनने की आदत डालनी चाहिए। तो सरकार को चाहिए कि स्कूलों में और कॉलेज में, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी ये संगीत सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करें। प्राइवेट संस्थाओं के लिए यह है कि वो तीनों प्रकार के प्रोग्राम्स करने चाहिए, अच्छे श्रेष्ठ कलाकारों के भी, होनहार कलाकारों के भी, और साथ में लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशंस। ये तीनों प्रकार के कार्यक्रम अगर कोई भी संस्था आयोजित करती है तो आम जनता के लिए इसका बहुत फायदा होगा। उभरते कलाकारों को अपनी कला का प्रदर्शन करते समय योग्य मंच मिलना कभी कभी बहुत कठिन हो जाता है, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? युवा पीढ़ी को मंच मिलना इतना कठिन नहीं होता है, जितना कि उस मंच, मिले हुए मंच को निभाना, कायम रखना। प्राय थोड़ी सी प्रसिद्धि मिलते ही जो होनहार कलाकार है वो अपना लक्ष्य भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको अपने इसमें बहुत सिंसियर और ईमानदार होना चाहिए। अच्छा मालिनी जी, आप संगीत के विद्यार्थियों को रियाज करने के बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, संगीत का रियाज सबसे प्रथम तो मैं ये कहूंगी कि वो जिन गुरुजी के पास सीख रहे हैं तो उनके गुरु के योग्य मार्गदर्शन से ही उन्होंने अपने गुरु के मार्गदर्शन के से ही रियाज करना चाहिए। अब सबसे पहले ये बात आती है कि प्रातः काल में अगर रियाज करें, स्पेशली मंद्र स्वर साधन, तो गले के लिए वो बहुत उपयोगी सिद्ध होता है, हर बात में सिद्ध होता है। गले की रेंज बढ़ाने के लिए, क्लैरिटी बढ़ाने के लिए, और जिनको कफ इत्यादि की शिकायत है उनके लिए, क्योंकि रात भर की नींद के बाद जब सुबह उठते हैं तो गला भारी रहता है, उस समय का रियाज गले को बहुत महत्व रखता है आवाज बनाने के लिए। और थोड़ा स्केल के बारे में भी मैं कहना चाहूंगी कि आजकल एक फैशन सी चल पड़ी है कि ऊंचे स्वर में गाना, जितना ऊंचा स्वर में गाएंगे, पर हमें जो बताया गया है कि हर एक के स्वभाव, अपने गले का, कंठ धर्म का स्वभाव अलग अलग रहता है, और अपने गले के स्वभाव के धर्म के अनुसार आप गाया करिए। जरूरी नहीं है कि एक ने अतितार में गाया तो आप भी अतितार में गाइए, जरूरी नहीं है एक ने काली पांच में गाया तो आप भी गाइए। आपके गले की जो रेंज है उसी के हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है, नहीं तो गला आवाज बिगड़ने की संभावना रहती है। और पुराने संगीतकारों में, आजकल के संगीतकारों में ये अंतर है, आजकल के कलाकार ये टेप रिकॉर्डर को बहुत इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ। वो किस हद तक इसका लाभ है? देखिए, टेप रिकॉर्डर का उपयोग जो है मेरे मत से बिल्कुल प्राथमिक शिक्षा लेने वालों के लिए उचित तो है ही नहीं, बल्कि हानिकारक सिद्ध हो सकता है। ये मेरा बिल्कुल स्पष्ट मत है, क्योंकि हर एक राग में जो स्वर लगते हैं उनके लगाव अलग अलग ढंग के रहते हैं, और वो जब तक आप अपने गुरुजी से सीख के सुनने के बाद भी वो बहुत बार जब हमसे गवाते हैं और बताते हैं कि इस राग में ये लगाव, इस स्वर का लगाव ऐसा नहीं है, ऐसा है, तो वो सुनने के बाद और उनके सामने रियाज कर करके जब हमारे गले में बैठता है तो वो सही रहता है। किसी का भी टेप सुनकर अगर गाना आ जाए तो आज सभी संगीतज्ञ हो जाएंगे, और ये सुनना, श्रवण करना और गुरुमुख से सुन के प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ, उचित तालीम जब मिल जाती है विद्यार्थियों को तो उसका टेप रिकॉर्डर का उपयोग उनको कुछ हद तक काफी मदद करता है, पर कब, जब वो मैच्योर हो जाते हैं, उनमें विचारों की परिपक्वता आ जाती है। भारत में आगे आने वाली कलाकारों की पीढ़ी के बारे में आपके क्या विचार हैं? भारत के जो उभरते कलाकार हैं उनका भविष्य अगर वो मेहनत करें तो मेरे हिसाब से बहुत होनहार और उज्जवल है। ये कहना तो सुसंगत नहीं है कि आज कोई विद्यार्थी तैयार नहीं है। बहुत छोटे छोटे बच्चों में बहुत कला है, प्रतिभा है, विचार है, बुद्धि है, आवाज तैयार है, आवाज में फिरत है, आवाज के सब मतलब अनुकूलता है। ऐसे में विद्यार्थियों ने अपने को स्वयं को हमेशा छोटा या विद्यार्थी ही समझकर संगीत का रियाज करने की कोशिश करनी चाहिए। स्पर्धात्मक युग में युवा कलाकारों को अपना स्थान तो बनाए रखना जरूरी है, और कायम करने के लिए मेहनत के साथ साथ अपनी अलग विशेषता बनाए रखना बहुत जरूरी है। केवल गुरु की नकल मात्र से ही संगीत कला में या किसी भी कला में आपको विशेष उपयोग नहीं होगा, या घंटों तक बिना विचार के एक मैकेनिकल ढंग से हम जैसे प्रैक्टिस करते हैं वह उपयोगी इतनी सिद्ध नहीं होती है। रियाज बिना विचार के फायदा नहीं होगा, रियाज के पीछे हमेशा विचार चाहिए। और साथ ही मेरा वैयक्तिक मत यह है कि आजकल जो विद्यार्थी हैं या कलाकार हैं वो प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति एवं कीर्ति, इसके पीछे बहुत जल्दी पड़ जाते हैं, तो उनका उद्देश्य
कीर्ति या अर्थ प्राप्ति न रखकर अधिक से अधिक मेहनत करना। जैसे कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा है, वो बहुत मतलब प्रैक्टिकल है वो, कि भाई कर्म करो, कर्म में विश्वास रखो, फल में नहीं। यदि हर कलाकार अपने को आध्यात्मिक रूप से कुछ उन्नत करने का प्रयत्न करे तो ईर्ष्या, द्वेष जैसी क्षुद्र मनोवृत्तियों से वह काफी ऊंचा उठ सकता है। अच्छा मालिनी जी, आप बहुत अच्छी जानकारी दी। संगीत सरिता के श्रोताओं के तरफ से मैं आपका आभार मानता हूँ। नमस्कार। नमस्ते। सुविख्यात गायिका विदुषी मालिनी राजूरकर से व्यंकटेश गोड़खिंडी की बातचीत अभी आप सुन रहे थे। अब मालिनी राजूरकर का गाया राग मुल्तानी सुनते हैं। इन दुर्जन लोगवा को कहा करू हरियाली हरियाली। इन दुर्जन लोगवा को कहा करू हरियाली हरियाली। अब मोरा तोरा मिलना कैसे हो जिना, तोरा मोरा झगड़ा बीच डार। अब मोरा तोरा मिलना कैसे हो दुर्जन लोगवा को कहा करू हरि एरी आली आली री हरि एरी आली। मोरी दोरानी जगनिया साजनर मोरी मोरी दोरानी जगनिया साजनर मोरी दोरानी जगनी। मैं तो नहीं को लाज लगाऊंगी इन दुर्जन लोगवा को कहा करू हरि हरियाली आली हरि हरियाली आली हरियाली। जिन तोरा मोरा झगड़ा बीच डार, मोरा तोरा झगड़ा बीच डार। अब मोरा तोरा मिलना कैसे हो दुर्जन लोगवा कहा हरियाली। विदुषी मालिनी राजूरकर का गाया ये था राग मुल्तानी। हारमोनियम संगत व्यंकटेश गोड़खिंडी की थी और तबला संगत थी दिलशाद अहमद खां की। इसके साथ ही आज का संगीत सरिता कार्यक्रम अब समाप्त होता है। नमस्कार। Ga